हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक टू द क्लास। अच्छा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आफ्टर विंटर वेकेशंस। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था मोमेंटम। मोमेंटम डायनामिक्स चैप्टर का ही हिस्सा है। अच्छा, मोमेंटम वाले टॉपिक में मैं आपको थियरी तो पूरी पढ़ा चुका था, जिसमें हमने कोलिजन्स, इलास्टिक, इन इलास्टिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इस चैप्टर में कुछ और तरह के सवालात हैं जो मुझे ऐसा लगता है डिस्कस होना अभी बाकी है। तो वो क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है। उन क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूं किस किस तरह के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है फ्लो रेट। ये फ्लो रेट क्या है? सुन के कोई नई और बड़ी मुश्किल सी चीज लगती है, लेकिन बड़ी आसान सी चीज है। फ्लो रेट क्या होता है और फ्लो रेट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे, बोथ थियरी एंड एमसीक्यू। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इस क्वेश्चन में हम फ्लो रेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला पार्ट तो बहुत आसान है। कह रहे हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं जानता हूं कि आपको इसका जवाब आता है, लेकिन सिर्फ वार्म अप के लिए, सिर्फ रिवीजन के लिए मैं इसका जवाब लिखवा रहा हूं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप भी इसका जवाब जानते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम, the total momentum of the bodies in it remains कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडीज का, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितनी भी बॉडीज हो, 2 हो, 200 हो, जितनी भी बॉडीज हैं, उन बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कैसा रहता है मेरे बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ये बात याद हो गई? ये बात समझ आ गई? अब आ जाए पार्ट बी में। पार्ट बी में देखें आपसे क्या कह रहे हैं। पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोपल्शन सिस्टम है। एक टॉय कार का, एक छोटा सा टॉय कार है। टॉय कार के पीछे एक प्रोपेलर लगा है और प्रोपेलर इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से घूम रहा है। प्रोपेलर से निकल रही है हवा, और हवा की आपको स्पीड दी हुई है। हवा कितनी स्पीड से बाहर आ रही है? हवा बाहर आ रही है 1.8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। तो मैंने हवा की जो स्पीड है उसको मैंने क्वेश्चन में हाईलाइट कर लिया है। इसके साथ ही ये भी बताया हुआ है कि जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर के जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स, उनका जो साइज है, या आप यूं कह लें कि प्रोपेलर से जो हवा निकल रही है ना, वो एक सिलेंडर की शेप में निकल रही है। हवा किस तरह बाहर आ रही है? हवा एक सिलेंडर के शेप में बाहर आ रही है। और उस सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? उस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है आपको 0.045। क्लियर हो गया? तो इसको मैं आर कह देता हूं। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में आपको यह भी बताया हुआ है कि हवा पीछे जा रही है। जाहिर है, अगर हवा पीछे जाएगी तो टॉय कार आगे जाएगी। लेकिन टॉय कार आगे पता है क्यों नहीं जा रही? टॉय कार आगे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपने टॉय कार को ब्रेक्स लगाकर रेस्ट पे रखा हुआ है। देखो, इतना तो तुम जानते हो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर हवा पे पीछे फोर्स लग रही है, प्रोपेलर हवा पे पीछे फोर्स लगा रहा है, तो हवा भी प्रोपेलर पर आगे फोर्स लगाएगी। तो सर टॉय कार आगे क्यों नहीं जा रही? टॉय कार आगे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपने ब्रेक लगा रखे हैं। अच्छा, हवा की डेंसिटी भी बताई हुई है आपको। हवा की डेंसिटी कितनी बताई हुई है आपको सवाल में? हवा की डेंसिटी आपको बताई हुई है 1.3 kg मीटर पर सेकेंड। एक तो मैं ये काम एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं भूल गया। पता है क्या? पेंसिल को चार्ज करना। एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको पॉज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है? इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स द मास ऑफ एयर प्रोपेल्ड टू द लेफ्ट इज 0.03 kg। कह रहा है साबित कर दें कि 2 सेकेंड्स में 0.03 kg ऑफ एयर प्रोपेल हो गई
पहले तो मुझे एक बात बताओ, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला रटवा दूं, लेकिन मैं पता है क्या चाह रहा हूं, मैं तुम्हें फॉर्मूला रटवा तो जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि वो फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि पेपर में तुम्हें ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। देखो, तुम एक बात अच्छे से जानते हो, तुम्हें निकालना है मास, और तुमने नोट किया तुम्हें हवा की डेंसिटी भी दी हुई है ना? तुम एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अरे भाई, ओ लेवल में तुमने पढ़ा है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, तो उसी में मास को सब्जेक्ट बना लो, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ, डेंसिटी को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि डेंसिटी तो हमें पता है। हमें क्या चीज पता नहीं है? हमें इस सिलेंडर का, ये जो हवा सिलेंडर शेप में बाहर आ रही है, हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पता। कोई बात नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है ना? हर बच्चा जानता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द सिलेंडर, पाई स्क्वायर एच भी बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट स्टेप में आओ। डेंसिटी ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, आर ऐसे ही रहने दो। अब देखो, मैं एल की जगह क्या लिख रहा हूँ? एल है लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब मजे की एक बात बताऊं, तुम्हें इस सिलेंडर की ये जो लेंथ है ना, लेंथ, ये तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, लेंथ एक तरह का डिस्टेंस होता है, राइट? लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो तुम पता है क्या कर सकते हो? तुम एल की जगह नेक्स्ट स्टेप में स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो। ये मैंने क्या चालाकी की, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले तो मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा पाई आर स्क्वायर एल। नेक्स्ट लाइन में मैंने लेंथ की जगह लिख दिया वी टी। वी टी क्यों? क्योंकि लेंथ क्या है? लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। अब मजे की बात, मुझे सारी वैल्यूज अब पता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है और आंसर निकालना है। अब जल्दी से देखकर बताओ, डेंसिटी कितनी दी हुई है सवाल में? डेंसिटी दी हुई है 1.3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है? रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 0.045 का स्क्वायर। वी टी, बेटा स्पीड की वैल्यू क्या दी हुई है? स्पीड की वैल्यू दी हुई है 1.8, और टाइम की वैल्यू दी हुई है 2 सेकेंड्स। जब आप ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास मास आ जाएगा। सिंपल। क्या आएगा मास? जल्दी से देखें। अब यहां देखें, 1.3 इंटू पाई इंटू 0.045 का स्क्वायर इंटू 1.8 इंटू 2। मेरे पास फाइनल तरीन आंसर आ रहा है 0.0297, और 0.0297 कैन बी रिटन एज 0.03 kg। कैसा? इजी? इतना आसान सवाल था ये? तो पहले तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दें अगर आपको ये सारी वर्किंग समझ आ गई है, जल्दी से, कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं आपको ना कोने में कहीं फ्लो रेट का एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अक्सर पेपर में फ्लो रेट के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्लो रेट का मतलब होता है मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है m अपॉन टी। मास अपॉन टाइम इज इक्वल टू रो। रो का मतलब होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए। ए का मतलब होता है एरिया। और वी, वी का मतलब होता है स्पीड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर हम क्या पेपर में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे अगर हमें याद आ जाता? बिल्कुल लगा सकते थे। आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते, मास अपॉन टाइम यानी फ्लो रेट बराबर है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड के। लगा दिया। इसके बाद आपने करना कुछ नहीं था, अपने टाइम को यहाँ से उठा के वहां भेज के मल्टीप्लाई करवा देता था, दैट्स इट। आपके पास आंसर आ जाता। मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया, ठीक है? फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया आपने, और फॉर्मूला आपको याद भी हो गया। फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड।
क्लियर है? इजी। चले, अब इसके बाद जल्दी से आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट की जानिब। कौन सा है अगला कॉन्सेप्ट? आगे आए, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ एयर। अच्छा देखो, इंक्रीज इन मोमेंटम बोलें या चेंज इन मोमेंटम बोलें, बात एक ही है। इंक्रीज इन मोमेंटम भी तो एक तरह का चेंज इन मोमेंटम ही होता है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। देखो एम तो मैंने अभी अभी निकाला है, एम मैंने कितना निकाला है? 0.03। अब डेल्टा वी, यार मैं अज्यूम कर लेता हूं कि प्रोपेलर से पहले हवा की स्पीड जीरो थी, और प्रोपेलर चलने के बाद हवा की स्पीड आपको दी हुई है 1.8, तो चेंज कितना आया? चेंज आया 1.8 माइनस जीरो। इनको आप मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर आ रहा है 0.054। तो ये मेरे बच्चों आ गया चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? कैसे निकाला मैंने चेंज इन मोमेंटम? मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास ऑफ एयर रखा, वेलोसिटी ऑफ एयर रखी, वेलोसिटी 1.8 माइनस जीरो क्यों रखा भाई? पीछे सवाल में जाए, आप खुद देख लें पिक्चर में। हवा कितनी स्पीड से बाहर आ रही है? हवा 1.8 की स्पीड से बाहर आ रही है। और हम ये भी कह रहे हैं कि हवा, फर्ज कर लें प्रोपेलर के चलने से पहले उसकी स्पीड जीरो थी, तो उसकी स्पीड में चेंज कितना आया? 1.8 माइनस जीरो। ठीक है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, सिंपल। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, पार्ट टू में। पार्ट टू में क्या कह रहे हैं आपसे? पहले तो आपसे इंक्रीज इन मोमेंटम निकलवा लिया, अब कह रहे हैं फोर्स निकालो। हर बच्चा जानता है फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम तो ऊपर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाला आपने चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम आपने निकाला है 0.054 डिवाइडेड बाय टाइम, आपको दिया हुआ था पीछे 2 सेकेंड्स। तो 0.054 को आप 2 से डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा 0.027। है ना? कितना आसान है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ द एयर बाय द प्रोपेलर। कह रहे हैं एयर, मूवमेंट ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लग रहा है? बहुत आसान है यार। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। तो देखो मैं इसमें कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा द फोर्स, या बल्कि इस तरह लिख दो, तुम लिख दो द एयर एंड प्रोपेलर exert equal and opposite force on each other. The air and propeller exert equal and opposite forces on each other, hence Newton's third law. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, यानी जितनी फोर्स एयर प्रोपेलर पर लगाएगा उतनी फोर्स प्रोपेलर भी एयर पर लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि जो टोटल मास है ना कार का, वो है 0.02 kg। ब्रेक्स आर रिलीज्ड, गाड़ी के ब्रेक आपने रिलीज कर दिए, ठीक है, यानी छोड़ देंगे तो जाहिर है गाड़ी आगे जाएगी। एंड द कार बिगिंस टू मूव विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 0.075। डिटरमिन द इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। कह रहे हैं गाड़ी पर बताइए कितनी इनिशियल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। अच्छा देखो, पहले तो मैं तुम्हें ड्राइंग बना के दोबारा समझाता हूँ बेटा। फर्स्ट करो, ये तुम्हारी वो टॉय कार आ गई, और ये इसका पीछे प्रोपेलर आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ऊपर जरा देखो, तुमने फोर्स कितनी निकाली थी? मास ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर। प्रोपेलर एयर पे कितनी फोर्स लगा रहा है जल्दी से बताओ? प्रोपेलर एयर पर लगा रहा है 0.027 की फोर्स। तो एयर भी प्रोपेलर पर कितनी फोर्स लगाएगी? 0.027। यानी कि प्रोपेलर पर 0.027 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स लग रही है। अच्छा बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर ये 0.027 की फोर्स कहाँ से आई? बेटा प्रोपेलर एयर पे क्या लगा रहा है?
फोर्स लगा रहा है, तो एयर भी प्रोपेलर पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, 0.027। और तुम्हें पता है ये तो फॉरवर्ड फोर्स थी ना, बैकवर्ड फोर्स कौन सी है? सर बैकवर्ड फोर्स को ही तो फ्रिक्शन कहते हैं, बैकवर्ड फोर्स को ही तो फ्रिक्शन कहते हैं। अब बताओ इनका रिजल्टेंट प्लस करके निकालोगे या माइनस करके? सर इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे दोनों को, जल्दी से बताओ क्या करके, दोनों को माइनस करके, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो तुम लिखोगे 0.027 - f। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स बराबर किसके होता है? रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है ma के। 0.027 - f। सर हमें तो फ्रिक्शन निकालनी थी, तो बेटा आप जल्दी से फ्रिक्शन को सब्जेक्ट बना लो। जब आप फ्रिक्शन को सब्जेक्ट बनाओगे, ये माइनस एफ को यहां बुला लो, माइनस एफ को यहां बुलाओ, एफ इज इक्वल टू 0.027 -ma। और 0.027 माइनस एम की वैल्यू है 0.2, और ए की वैल्यू दी हुई है 0.075। चलो, जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। तो आप लिखोगे 0.027 माइनस 0.20 इंटू 0.075। आंसर आ रहा है 0.012। और ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाल ली इतनी आसानी से। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर है? इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। ये दोबारा सुन ले, कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई देखें मोहसिन भाई, पहले तो ये समझें कि आगे की तरफ कितनी फोर्स है। ऊपर हमने सवाल में निकाली तो थी, ऊपर जो चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 0.027। ये फॉरवर्ड फोर्स है। ठीक है भाई, फॉरवर्ड फोर्स कितनी है, 0.027। और बैकवर्ड फोर्स को मैंने फिलहाल नाम दे दिया स्मॉल एफ, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इस गाड़ी पर, इस टॉय कार पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर इस टॉय कार पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फॉरवर्ड फोर्स, एक बैकवर्ड फोर्स। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट देखो, फोर्सेस का रिजल्टेंट या तो हम प्लस करके निकालते हैं या माइनस करके निकालते हैं या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, डिपेंड करता है ना। जैसे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही फॉरवर्ड है एक ही बैकवर्ड है, तो रिजल्टेंट प्लस करके तो नहीं निकालोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, माइनस करके। तो तुमने पहले तो इक्वेशन बनाई, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0.027 माइनस फ्रिक्शन। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में तुम्हें पता है रिजल्टेंट फोर्स एम ए के बराबर होता है, तुमने रिजल्टेंट फोर्स की जगह एम ए लिख दिया। और फिर कुछ भी नहीं किया, तुमने फ्रिक्शन को सब्जेक्ट बनाया, आंसर निकाल लिया। समझ आ रही है बात? हाँ भाई मौसम भाई। अच्छा, जिन बच्चों को समझ आ गया वो जरा एक थम्स अप दे दें। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाएं, बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो अब मैं एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मेरे सामने और आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। पहला पार्ट लिखा हुआ है स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट करना है, तो एक काम करते हैं, वैसे तो मुझे पता है कि हम सबको आता है ये, लेकिन फिर भी वार्म अप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम ये लिख लेते हैं। तो क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू rate of change of momentum। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सिंपल हो गया। अब आ जाओ जल्दी से, असल जो है वो अगला पार्ट है जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं आप इत्मीनान से इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। एक टॉय रॉकेट है, टॉय रॉकेट के अंदर दो चीजें भरी हुई हैं, हवा और पानी। जो पानी है उसकी डेंसिटी आपको पहले से गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नीचे एक नोजल लगा है, नोजल, एक ओपनिंग है, और उस नोजल का रेडियस भी दिया हुआ है 7.5 मिलीमीटर्स। लिखा हुआ है वाटर इज पुश्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू अ नोजल।
बाय द कंप्रेस्ड एयर द रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। जाहिर है, अगर पानी प्रेशर से नीचे जाएगा तो रॉकेट रिएक्शन में ऊपर जाएगा, है ना। पानी नीचे, रॉकेट ऊपर। अच्छा, फिर कुछ और बातें भी बताई हुई हैं आपको। कह रहे हैं अज्यूम दैट द वाटर लीविंग द नोजल हैज द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7.5 mm। और पानी कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है ये भी दिया हुआ है। पानी बाहर आ रहा है 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कह रहा है साबित कर दें कि शो दैट कितना मास ऑफ वाटर बाहर आ रहा है। 0.2 सेकेंड्स में 0.46 kg ऑफ वाटर बाहर आ रहा है। अब देखो, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, फ्लो रेट का क्वेश्चन है ये। अब तुम मुझे बताओ मैं यहाँ क्या करूं, मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव करूं या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, यू टेल मी। देखो, अगर फॉर्मूला डिराइव करना है वो भी इतना कोई लंबा काम नहीं है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट फ्लो रेट का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, देखो फॉर्मूला में डिराइव तो मैं पहले ही पिछले पार्ट में करवा चुका हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सिखा देता हूँ। फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है ρAV। तुम्हें तो मास निकालना है, टाइम को भेज के मल्टीप्लाई कर लो, ρAVT। और तुम्हें खुद भी पता है कि एरिया किसके बराबर होता है। एरिया बराबर होता है, क्योंकि सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है ना वो एक सर्कल होता है, तो उसकी जगह तो आ जाएगा पाई r²। बस अब वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं करना। पानी की डेंसिटी तुम्हें 1000 दी हुई है, पाई एज इट इज लिख दिया। रेडियस दिया हुआ है 7.5 मिलीमीटर। बेटा मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ऊपर देखो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर। और स्पीड कितनी दी हुई है, 13, और टाइम दिया हुआ है 0.2। जब तुम ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, आप ही साथ साथ मेरे रहें। 0.459, और 0.459 कैन बी राउंडेड टू 0.46 kg। ये वैसे भी शो दैट का सवाल था, तो ये तो हमारा बहुत ही आसानी से हो गया। तो बेटा अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू लीविंग द नोजल। बेटा वैसा ही सवाल है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास तुमने अभी अभी निकाला है, चेंज इन वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि सिलेंडर, ओ सॉरी, हाँ, रॉकेट से बाहर आने से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 थी। और रॉकेट से बाहर आने के बाद जो वेलोसिटी है वो तो तुम्हें पहले से बताई हुई है, 13। तो हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह लिख रहे हैं 13 - 0। तो बेटा आंसर आ रहा है 5.98। मैं 5.98 को राउंड करके 6.0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं फोर्स निकालो। फोर्स भी बहुत आसान है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6.0 अपॉन 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे ख्याल से। इजी। अच्छा, अब अगले पेज पे आओ। कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ द रॉकेट बाय द वाटर। देखो ये बात तुम भी जानते हो, जितना फोर्स रॉकेट वाटर पे लगाएगा रिएक्शन में, उतना ही फोर्स वाटर भी रॉकेट में लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम लिखोगे द रॉकेट एंड वाटर exert equal and opposite force on each other. Hence, Newton's third law. अगले पार्ट में तुम्हें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कंटेनर है ना, कंटेनर कंटेनर का मास है 0.4 kg। कंटेनर का मतलब जिसमें वो हवा और पानी भरा हुआ है ना,
उस कंटेनर का मास है 0.4 kg। फिर ये कह रहे हैं इनिशियल मास ऑफ वाटर बिफोर द रॉकेट इज लॉन्च्ड इज 0.7 kg। ओके, कंटेनर 0.4 kg का है, और कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो 0.7 kg का है। और कह रहे हैं मास ऑफ द एयर इज नेग्लिजिबल। वो जो हवा है ना, हवा रॉकेट के अंदर, उसका कोई मास ही नहीं है। और फिर ये भी कह रहा है कि अज्यूम दैट द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रॉकेट इज आल्सो नेग्लिजिबल, यानी रॉकेट जो ऊपर जाएगा उसको किसी फ्रिक्शन व्रिक्शन का सामना नहीं है। नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टिव फोर्सेस। पहले पार्ट में कह रहे हैं फॉर द रॉकेट एट टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड्स आफ्टर लॉन्चिंग शो दैट इट्स टोटल मास इज 0.64। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अब यार एक बात बताओ, जो कंटेनर है, कंटेनर का मास कितना था? कंटेनर का मास था 0.4। कंटेनर के अंदर जो पानी भरा है उसका मास कितना था? उसका मास था 0.7। तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 1.1, है ना? तो रॉकेट का टोटल मास है 1.1। अब तुमने अभी पीछे वाले पार्ट में क्या निकाला? जब रॉकेट से पानी बाहर आया तो कितना पानी बाहर आया? चलो पीछे चलो, ये हमने निकाला था ना पीछे। रॉकेट से कितना पानी बाहर आया? तो जवाब है सर, रॉकेट से 0.46 kg पानी बाहर आया। तो अगर टोटल मास 1.1 था और 1.1 में से 0.46 कम हो गया, तो कितना बचा? 0.64 ही बचेगा भी। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान था। पहले वाले पार्ट में वो कह रहे हैं बताओ 0.2 सेकेंड्स के बाद उसका मास 0.64 है, साबित करो। अबे भाई बहुत आसान है, टोटल मास था 1.1, उसमें से 0.46 हटा दो, 0.64 आ गया। अब कह रहा है रॉकेट की एक्सेलरेशन निकालो, 2 सेकंड के बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो, रॉकेट कहाँ जा रहा है? रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो भाई रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई फॉरवर्ड फोर्स तो होगी ना जिससे वो ऊपर जा रहा है। तुमने पीछे निकाली है वो फोर्स भाई, ये रही। ये रही वो 30 न्यूटन की फोर्स। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई एतराज करे, सर ये फोर्स तो रॉकेट पानी पे लगा रहा है। अरे भाई, अगर रॉकेट पानी पे 30 की फोर्स लगा रहा है तो पानी भी रॉकेट पर 30 की फोर्स लगाएगा। यानी रॉकेट पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना, वो 30 न्यूटन की फोर्स है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रॉकेट पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो तुम मुझे बताओ, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी या नहीं होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 30 न्यूटन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी? ऑफ कोर्स होगी। अबे रॉकेट का वेट भी तो है, निकम्मो। तो अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को प्लस करोगे या माइनस? सर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जाहिर है दोनों को माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, आई मीन ज्यादा वाली फोर्स माइनस कम वाली फोर्स। अच्छा, अब बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है एम ए के, और वेट बराबर होता है एम जी के। ए निकालना है मुझे तो एम वहां भेज के डिवाइड करवा दो। मास ऑफ द रॉकेट था कितना? 0.64 था ना? 0.64 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 0.64। निकाल लो एक्सेलरेशन क्या आ रही है। एक्सेलरेशन आ रही है 37.06। बस इसको 37 ही लिख दो राउंड करके। तो भाई ऐसे होना था ये सवाल। अगर ये सवाल समझ आ गया है तो गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ और तरह के भी सवालात कराऊंगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको चाह रहा हूँ दो चार ऐसे एमसीक्यूज करवाना जो कि वाकई डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है?
फ्लो रेट का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। तो मैं आपको एक आध तरह का सवाल करवाना चाह रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये एक एमसीक्यू है। मई जून 2022, पेपर 1-1। ये एमसीक्यू खास तौर पे मैंने ढूंढ के आपको करवाना है, क्योंकि इस एमसीक्यू में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नॉर्मली जब मैंने एक दो बार टेस्ट में भी बच्चों को ये एमसीक्यू दिया है ना कॉलेज में, तो बच्चों को ये एमसीक्यू मुश्किल लगा था। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि ये एमसीक्यू क्लास में डिस्कस कर लूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एंड हिट्स अ वॉल। पाइप से पानी बाहर आया, पानी की स्पीड है v, और वो पानी दीवार से टकरा गया। ये भी लिखा हुआ है कि द वाटर डज नॉट रीबाउंड। ठीक है, मतलब पानी पूरा पूरा दीवार से टकरा गया। कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। और तुम नोट करो, यहाँ पे इन्होंने फोर्स की कोई मैग्नीट्यूड या कोई वैल्यू नहीं मांगी, फॉर्मूला मांग लिया इन्होंने। एक तरह की डेरिवेशन तरह का सवाल है ये। अब सवाल कैसे होगा, कैसे होते हैं इस तरह के सवालात। तो ऐसे सवालों को करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, उन्होंने फोर्स मांगा है। अब इसका ना, जिन बच्चों को नहीं आता उनको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अभी तुम्हें ये आ जाएगा, तुम बोलोगे बस इतना आसान सवाल था। देखो, फोर्स का तुम भी जानते हो फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यू अग्री विद इट, राइट? अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी लिख दूं, कैन आई डू दैट? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने पर्पल कलर का सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर क्या क्या लिखा है? सर्कल के अंदर क्या क्या लिखा है, मैं सही से लिखता हूं उसको ताकि तुम लोगों को ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने सर्कल किसको कर दिया? मैंने सर्कल कर दिया मास अपॉन टाइम को। और तुम अच्छे से जानते हो कि मास अपॉन टाइम फ्लो रेट होता है ना? और फ्लो रेट का मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला सिखाया है? फ्लो रेट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया है रो ए वी, और बराबर में एक और वी है। तो जो बराबर में एक और वी है, तो ये तो दो दो वी हो गए। तो बेटा फाइनल आंसर आ गया रो ए वी स्क्वायर। तो इस सवाल का सही जवाब है डी। बात समझ आई? क्लियर है? अब जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता होते या ये वाले कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लास में डिस्कस नहीं किए होते, उनको इस तरह के सवालात बहुत मुश्किल लगते हैं। क्लियर हो गया? एक और सवाल है जो कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, और वो चाहता हूं कि मैं सवाल आप वो करें। पहले तो बताओ, ये वाला समझ आ गया? तो थम्स अप दे दो भाई, ताकि मैं आगे तो चलूं। चले भाई। Okay, now I'm requesting you to please attempt question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक डिवाइस है जो कि स्प्रे पेंट करती है, मतलब पेंट को स्प्रे करती है। एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे होल्स हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ इट्स वर्टिकल फेस कंटेन्स स्मॉल होल्स, पेंट इज फेड इनटू द बॉक्स अंडर प्रेशर via a vertical tube and exits through the holes as fine streams moving horizontally। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। ऊपर से प्रेशर से पेंट आएगा, ये जो होल है इनमें से पेंट शावर की तरह निकल जाएगा। पेंट कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है? पेंट बाहर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टोटल 400 होल हैं यहाँ पे। और हर होल का एरिया है 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ द पेंट भी दी हुई है आपको। कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स
required to hold the device stationary as it ejects the paint। तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर पेंट प्रेशर से बाहर आएगा तो रिएक्शन में ये जो पूरा, ये जो वो है ना स्प्रे, इसको रिकॉइल महसूस होगा। रिकॉइल क्या होता है? देखो तुमने बंदूक चलाई है, आई मीन अगर नहीं भी चलाई तो देखी तो है ना। जब बंदूक से गोली निकलती है ना, द बुलेट गोज फॉरवर्ड्स बट द गन गोज बैकवर्ड्स। इसे रिकॉइल कहते हैं। आप एक गुब्बारा फुलाओ, गुब्बारा फुला के छोड़ दो, हवा पीछे जाती है, गुब्बारा आगे जाता है ना, रिकॉइल। बिल्कुल वैसे ही जब इस पेंट बॉक्स में से पेंट बाहर आएगा तो इस पेंट बॉक्स पे पीछे की तरफ क्या होगा? रिकॉइल होगा। ये कह रहे हैं कि कितनी फोर्स चाहिए कि ये रिकॉइल ना हो। तुम एक काम करो ना, तुम सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फिर तुम चेंज इन मोमेंटम की जगह लिख सकते हो mv। और तुम ये जानते हो कि मास अपॉन टाइम खुद किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है रो ए वी के, और बराबर में एक और वी है, तो ये हो गया टोटल रो ए वी स्क्वायर। अरे सर ये तो वही वाला फॉर्मूला है। जी हाँ, इसीलिए तो करवा रहा हूँ। अब देखो, डेंसिटी तुम्हें पेंट की दी हुई है, कितनी दी हुई है? 900। अच्छा, फिर तुम्हें एरिया भी दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे गलती मत करना, मिलीमीटर से मीटर जाते हैं तो 10 की पावर -3 लिखते हैं, लेकिन मैंने -6 लिखा है। बच्चा पूछता है सर आपने -6 क्यों लिखा है? अरे बेटा मिलीमीटर से मीटर नहीं जा रहे हो, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जा रहे हो। तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई के साथ उसका स्क्वायर भी तो करो। तो 10 की पावर -6। अच्छा, स्पीड कितनी दी हुई है? कितनी स्पीड से पेंट बाहर आ रहा है? पेंट बाहर आ रहा है 2.5 की स्पीड से। उसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा। और सबसे आखिर में इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 400 कर दीजिएगा। बेटा 400 सुराख हैं, 400 होल्स हैं। ये एक होल के लिए कर रहे थे आप। जब आप कैलकुलेशन कर लोगे आपके पास जवाब आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। 900 इंटू 0.4 एक्सपोनेंट -6 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 400। फाइनल आंसर आ रहा है 0.9 न्यूटन। और 0.9 न्यूटन का मतलब ये हुआ कि द राइट आंसर इज बी। क्लियर है? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया? परफेक्ट। अच्छा, इसी के साथ मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा जो मोमेंटम का टॉपिक है वो हो गया। डेफिनेटली देयर आर मोर थिंग्स। मैं चाहता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस नए टॉपिक का नाम अभी से बता देता हूँ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।